अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि इस्लामाबाद में अफगान सफारत खाने के नुमाइंदे की वजारत खारिजा में तलबी 26 नवंबर को बन्नू में अफगान शहरी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की गई है। तहरीरी मरासला भी अफगान नुमाइंदे के हवाले किया गया। मजीद अपने नाज़रीन को बता रहे हैं 26 नवंबर को बन्नू में अफगान शहरी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के हवाले से मरासला जो है वो थमाया गया है। मजीद की तफसीलात बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज अहमद बताएगा इस हवाले से। जी इब्राहिम, 26 नवंबर को एक अफगान नेशनल ने अपना मोटरसाइकिल रक्षा बारूद से भरी जैकेट समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दिया था, जिसके नतीजे में कुछ जानी नुकसान हुआ था। आज दफ्तर खारजा में हमारे जराये का ये कहना है कि अफगानिस्तान के सफारत खाने के एक नुमाइंदे की तलबी हुई, उसे तहरीरी तौर पर एक मरासला थमाया गया। मरासले में ये इस बात की मजम्मत की गई है कि अफगान शहरी पाकिस्तान में के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं। मरासले में ये मुतालबा किया गया है कि इन दहशतगर्दी की मनसूबा बंदी करने वालों को का खिलाफुमा किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कारी गुल बहादुर ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। कारी गुल बहादुर अफगानिस्तान में और उसे पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों के इस्तेमाल से रोका जाए और अफगानिस्तान में जो बैंड आउटफिट्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। जी बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। एक और आम खबर देंगे। आमदन से ज़ायद असासों पर अली अमीन गंडापुर को नैब पेशावर ने कल तलब कर लिया है। नैब हुकाम के मुताबिक हुकूमत में आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हज़ारों एकड़ अराजी खरीदी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान के खिलाफ भी 2 दरख्वास्तों पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इसी बारे में बात करते हैं। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइए क्या डिटेल्स हैं इन कार्रवाइयों बारे? जी देखें, आमदन से जायद जो असासों का ये मामला है जिस पर PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को जो है वो नैब की जानिब से कल के लिए जो तलबी का नोटिस है वो जारी किया गया है। अली अमीन गंडापुर के 60 अकाउंट्स और 50 करोड़ से जायद के जो ट्रांजेक्शन हैं उसके सबूत मिले हैं। ये नैब की जानिब से जो है वो सामने आया है, जिस पर अली अमीन गंडापुर को कल जो है उसकी तलबी का नोटिस दिया गया है। जबकि नैब की जानिब से नैब खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी जानिब से जो साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान है उनके खिलाफ भी जो 2 दरख्वास्तें नैब को मौसूल हुई थी उस पर भी कार्रवाई की जो है वो शुरू कर दी गई है। और दरख्वास्त गुजार की जानिब से मतदान जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की जो खुदबुद करने की जो है वो निशानदेही की गई थी। उसके अलावा जो आतिफ खान है उनके खिलाफ नाजायज जो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मर्दान में 2 कनाल प्राइवेट जमीन पर सरकारी खर्चे से जो गैर कानूनी जिम तामीर करवाने का जो है वो इल्जाम किया गया है, जिस पर नैब की जानिब से जो है आतिफ खान के भी खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जबकि जो अली अमीन गंडापुर है कल उनको तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया इदरीस, इस बारे में बता रहे थे। अहम केस की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट बार के वकील रशीद ए रिजवी ने मार्शल लॉ का जिक्र छेड़ दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने माजी में ना जाने का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुझे जस्टिस अतर मिनल्लाह का एहतराम है मगर हमें अब माजी में जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी जिनको इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। अदालत उज़्मा में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील हारून रशीद ने दलाइल दिए तो चीफ जस्टिस ने तैयारी न होने पर नागवारी का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट बार के वकील रशीद ए रिजवी ने दलाइल में परवेज मुशर्रफ के माशाअल्लाह का जिक्र किया तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रोकते हुए कहा कि रशीद रिजवी साहब माजी में कब तक जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे जस्टिस अतर मिनल्लाह का एहतराम है मगर हमें अब माजी में जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बिल्कुल जाएं। फिर इसी मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को भी आइन तोड़ा, असेंबलियां तोड़ी। 12 अक्टूबर के इकदाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इकदाम पर क्यों की गई? 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो माजी में हो चुका उसे मैं खत्म नहीं कर सकता। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताए ना कि आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें यहाँ क्यों
क्यों लगी हैं? जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें? मीडिया भी जिम्मेदार है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम सजा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मुराद भी मिलती रहें, ये नहीं होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल कंफ्यूज लग रहे हैं, उन्हें शायद वो सेम पेज नहीं मिल रहा। हुक्मनामे में सवाल किया गया कि मुल्जिम की वफात पर क्या अपील गैर मौसर नहीं हुई? क्या सजा बरकरार रहने पर मुशर्रफ की फैमिली को मुराद देनी चाहिए या नहीं? अदालत ने समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। मुफ्ती सईद ने अदालत में बताया कि 1 जनवरी को चेयरमैन ने मुझे बुशरा बीबी से निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाने का कहा। फरवरी 2018 में दोबारा राबता किया गया कि 1 जनवरी वाला निकाह इद्दत के दौरान हुआ। ओन चौधरी ने बयान में कहा कि 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन ने कहा बुशरा बीबी से निकाह के इंतजामात करो। मीडिया पर मालूम हुआ कि दौरान इद्दत निकाह हुआ, हमने खामोशी इख्तियार की। फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया गया। ये पेशगोई के ज़ेरे असर था। केस के तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ़ का बयान 2 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ खावर मानिका की दरख्वास्त पर समाअत की। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। दौरान समाअत जज ने मुफ्ती सईद से पूछा, क्या चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के दोनों निकाह आपने पढ़ाए? मुफ्ती सईद ने दोनों निकाह पढ़ाने की तस्दीक की। मुफ्ती सईद ने अदालत में हल्फियन बयान देते हुए कहा कि उन्हें बताया गया कि जनवरी 2018 के पहले दिन निकाह हो गया तो चेयरमैन पीटीआई बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। मेरे नजदीक 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और निकाह की तकरीब गैर कानूनी थी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को मालूम था कि शरई निकाह के लवाजमात पूरे ना थे। दोनों ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। निकाह केस में दूसरे गवाह चौधरी ने अदालत के सामने बयान देते हुए बताया कि रेहाम खान से तलाक के बाद चेयरमैन पीटीआई काफी परेशान रहते थे। मुझे अक्सर कहते थे कि बुशरा बीबी के पास ले जाओ। 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से निकाह के इंतजामात करने को कहा। 1 जनवरी को मुफ्ती सईद ने डिफेंस लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी था। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के मुबैना गैर शरई निकाह केस में 2 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। केस के तीसरे गवाह का बयान आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। बात करेंगे साइफर केस की। साइफर केस की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन पीटीआई के लिए महफूज है, ना ही दीगर अफराद के लिए। ऑफिशियल सीक्रेट खुसूसी अदालत ने केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल ही होगा। मुल्जमान के वकला और ख़ानदान के 5 अफराद को ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाज़त होगी। साइफर केस में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक आज की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रहे। 23 नवंबर को सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोनों मुल्जमान को पेश करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की गई, जो इस्लामाबाद पुलिस, IB और स्पेशल ब्रांच की मालूमात की बुनियाद पर थी, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पीटीआई की जान को शदीद खतरा लाहक है। अदालत की जानिब से सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट का बगौर जायजा लिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अदालत साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जान को लाहक खतरात की तशखीस को हल्का नहीं ले सकती। माजी में चेयरमैन पीटीआई के कारकुनान का जुडिशल कम्प्लेक्स पर दावा बोलने का वाकया भी रोनुमा हो चुका। जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन पीटीआई के लिए महफूज है, न ही दीगर अफराद के लिए। इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए अदालत साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने का हुक्म देती है। चूंकि चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडयाला जेल में हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल भी अडयाला जेल में ही होगा। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल होगा। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिमान के वकला और खानदान के 5 अफराद को ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाजत होगी। आम आवाम को जेल रूल्स और मैनुअल और कमरा अदालत में गुंजाइश की बुनियाद पर ट्रायल में बैठने की इजाजत होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे रासिफ इलाही के लाहौर ऑफिस और कसूर में डेयरी फार्म पर FBR की टीम का छापा। कार्रवाई में 11 कंप्यूटर्स और दर्जनों फाइलें कब्जे में ले ली गईं। कसूर में डेयरी फार्म से भी तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। दूसरी जानिब गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के शरीक मुल्जिम इशफाक अहमद चौधरी की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही की दूध कंपनी के हेड ऑफिस और फार्म पर FBR की कार्रवाई। FBR टीम ने लाहौर में हेड ऑफिस से 11 कंप्यूटर और दर्जनों फाइलें कब्जे में ले ली। कसूर में फार्म से भी तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर FBR आसिम मंज की सरबराही में की गई। रासिक इलाही के वकील आमिर सईद रा ने कहा है कि रासिक इलाही का सियासत से ताल्लुक नहीं, फिर भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उधर लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में
परवेज इलाही के शरीक मुलजिम इशफाक अहमद चौधरी की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिम इशफाक अहमद चौधरी ने 50 मिलियन की प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड किया और मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम इशफाक अहमद चौधरी हाईवे डिपार्टमेंट में SDO था। मुलजिम परवेज इलाही और मोनस इलाही का शरीक मुलजिम है। गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन की रकम मुलजिम के जाती अकाउंट में मुंतकिल हुई। क्रिकेटर सोहेब मकसूद और आमिर यामीन से बदतमीजी और रिश्वत लेना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। नवाब शाह के इलाके सकरंड में 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानेदार समेत 2 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। क्रिकेटर्स की जानिब से रिश्वत वसूली की शिकायत पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने तहकीकात की थी। क्रिकेटर सोहेब मकसूद और आमिर यामीन से बदतमीजी और रिश्वत लेना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। सकरंड पुलिस के 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार, जबकि SHO अब्दुल मजीद आराई और हेड मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया गया। सोहेब मकसूद ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने कौमी शहरा पर उन्हें रोका, रिश्वत का तकाजा किया और रकम न देने पर धमकियां दी, पैसे देकर जान छुड़ाई। सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी, उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे बिल्कुल खड़े हो गए। हमने गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करवाए और सारी चीजें। कहते जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है। मैंने कहा सर ये बिल्कुल सुनसान रोड है, कुछ नजर नहीं आ रहा, और वैसे भी आप ट्रैफिक पुलिस से तो है नहीं जो आप ये क्वेश्चन करें। तो कहता है जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपए जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं है। तो कहता है नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। दूसरी जानिब DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने तहकीकात के बाद आमिर यामीन और सोहेब मकसूद से सकरंड पुलिस की जानिब से रकम वसूली का एतराफ कर लिया। परवेज़ का कहना था कि मुतालिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए SSP को हिदायत कर दी गई है। जो लोग थे उनकी तस्वीरें मैंने लेके सोहेब को भेजी। उन्होंने एक बंदा आइडेंटिफाई किया, उसे जब इंटेरोगेट किया गया उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर हमने हेड कांस्टेबल अलादीनो जमाली, अख्तर अली उनट, PC गुजार अली जरदारी और PC मुमताज़ अली जरदारी, इन 4 को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। उधर DIG की इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को अरसाल की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। नियाज अली की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 2 अक्टूबर से उड़ान भरने वाली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 57 रोज में एक और तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स में पहली बार 60,000 की नफसियाती हद उबूर, 2 माह में 14,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार शुरू होते ही तेजी देखी गई और 918 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 60,730 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 60,845 और कम तरीन 60,023 पॉइंट्स रही। माहिरीन ने सरमायाकारों के एतमाद को इसकी बड़ी वजह करार दिया। उनका कहना था कि मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और MOUs भी साइन हो रहे हैं। बड़े अरसे के बाद पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं इनफ्लो आ रहा है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके बाद अक्टूबर के महीने में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं फॉरेनर्स को, वो हाईएस्ट मैं समझता हूँ अमाउंट लेके पाकिस्तान से गए। 25 अरब रुपए का UAE की तरफ से इन्वेस्टमेंट, ये अच्छी खबरें हैं। फिर आप देखें तो ये इंटरेस्ट रेट के कमी की खबरें हैं। हमारी मार्केट अभी भी 3 और 4 के PE मल्टीपल पर है। तेजी के बाइस बाजार हसीस में कारोबारी हुजूम 86 खरब रुपए से तजावुज हो गया है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 59,811 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। इधर इंटर बैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 52 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए पर मुस्तहकम रहा। दूसरी जानिब फी तोला सोना 800 रुपए महंगा होकर 2,18,400 रुपए और 10 ग्राम सोना 686 रुपए इजाफे से 1,87,243 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $3 इजाफे से फी औंस $2,033 में फरोख्त हुआ। कैमरामैन उमेर खान के साथ नियाज अली, GNN कराची। माली साल 2022-23 के दौरान सरकारी कर्ज में 19.7 खरब रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक अप्रैल 2022 से जुलाई 2023 तक सरकारी कर्ज 44.4 खरब से 64.1 खरब रुपए तक पहुंच गया है। माली साल 2022-23 के दौरान सरकारी कर्ज में 19.7 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसी बारे में बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद बताइए इस बारे में। देखिए, एक जानब तो बजट का खसारा जो है वो बढ़ रहा है, दूसरी जानब अमेरिकी डॉलर के हवाले से पाकिस्तानी रुपया जो है वो उसकी कदर कम हुई है और इस हवाले से मुल्क में माशी मसाइल भी बढ़े हैं और जो हमारा बैरूनी कर्जा है
اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزارت خزانہ کی جو دستاویزات ہیں وہ کہتی ہیں کہ مالی سال 2022-23 کے دوران سرکاری قرض جو ہے اس میں 19.7 خرب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اپریل 2022 سے جولائی 2023 کی اگر بات کی جائے تو سرکاری قرض جو ہے وہ 44.4 خرب سے بڑھ کر 64.1 خرب تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو بجٹری خسارہ ہے اس کی وجہ سے یہ قرض میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا وجہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر کم ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ میاں شاہد، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایف آئی اے کا حوالہ ہندی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، چھاپوں کے دوران مجموعی طور پر 4 ارب 28 کروڑ روپے سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے عثمان بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بٹ بتائے گا، یہ جو کارروائی سامنے آئی ہے ایف آئی اے کے حوالے سے، اس میں مزید کیا پیش رفت ہوئی؟ جی بالکل، ڈی جی ایف آئی محسن بٹ کی خصوصی ہدایت پر جو ہے وہ چھاپہ مار کروائیاں کی گئیں، 499 چھاپے مارے گئے رواں سال کے اندر، اور 500 مقدمات درج کیے گئے، 400 سے زائد جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 61 انکوائریاں جو ہیں وہ بھی مکمل کی گئیں رواں سال کے دوران۔ کے پی زون نے 333، لاہور زون نے 79، گجرانوالہ زون نے 24، فیصل آباد زون نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان زون نے 53 ملزمان کو گرفتار کیا، اور غیر قانونی طور کے اوپر جو کرنسی ہے اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 79 لاکھ ڈالر سے زائد جو ہے وہ مالیت جو ہے وہ حراست میں لی گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ارب 67 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے کی مالیت جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو رکھی گئی تھی وہ بھی قبضے میں لی گئی تھی۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث سعودی عرب میں پی آئی اے کے جہازوں کو فیول کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ سعودی فیول کمپنی کو رقم ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، رانا خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا خالد، بتائیے فیول کی عدم فراہمی کی وجہ سے کون کون سی پروازیں متاثر ہوئیں؟ جی بہت شکریہ۔ واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے سعودی عرب سے پی آئی اے کی جو قیادت ہے ان کو فیول کی فراہمی روک دی گئی ہے، اور فیول نہ ملنے پر جدہ اور مدینہ سے پاکستان کے مختلف شہروں میں آنے والی پروازیں 3 سے زائد گھنٹوں کا دورے شکار ہو چکی ہیں، جبکہ جدہ اور مدینہ سے ایئرپورٹ پر پروازوں کی روانگی میں تاخیر کا سلسلہ جاری ہے، اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جدہ سے ملتان، اسلام آباد اور کراچی کی جو پروازیں تھیں وہ اس حال سے متاثر ہوئی ہیں، جبکہ مدینہ سے ملتان جانے والی پرواز بھی 3 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہوئی ہے، جبکہ ترجمان پی آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ فیول فراہم کرنے والی کمپنی کو ادائی کر دی گئی۔ بہت شکریہ رانا خالد، آپ اس بارے میں بتا رہے تھے۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں 2024 پاکستان اور عوام کے لیے نئی امید اور ترقی کا نیا دور لے کر آ رہا ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں نئے سال میں پاکستان کی معاشی ترقی کا تیز رفتار دور شروع ہوگا۔ قائد نواز شریف چاہتے ہیں نوجوان عام انتخابات میں سیاسی سرگرمیوں کا ہراول دستہ بنیں۔ انتخابی سرگرمیوں میں اقلیتوں کے فعال کردار سے جمہوری کلچر مزید مضبوط ہوگا۔ مریم نواز کی زیر صدارت عام انتخابات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایم ایس ایف اور اقلیتی ونگ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ وفاق سمیت 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں نوجوانوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کہتی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے ماتحت اداروں کو آئین میں تحریر کیا جائے، وفاق براہ راست شہروں اور ڈسٹرکٹس کے فنڈز ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے۔ وہ کراچی کے مقامی ہوٹل میں ضلعی خود مختاری آئینی ذمہ داری کے عنوان سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خود مختاری کا نعرہ لگا کر ہم نے 2008-9 میں صوبائی خود مختاری کر لی۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے سارا پیسہ، اختیار، وسائل وفاق سے صوبوں کو ٹرانسفر ہو کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے۔ اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونے کا کوئی میکانزم نہیں ہے، کوئی میکانزم نہیں ہے۔ 1000 ارب روپے سندھ کی اگر بات کریں، 1000 ارب روپے وزیر اعلیٰ کو ہر سال ملتے ہیں، 300 ارب روپے ہم کما کر دیتے ہیں، 1300 ارب روپے کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے کا کوئی میکانزم ہی موجود نہیں ہے۔ این ایف سی ایوارڈ سے پیسے آتے ہیں، این ایف سی ایوارڈ سے پیسے آتے ہیں، نیچے اس این ایف سی ایوارڈ کے نیچے جانے کا میکانزم نہیں ہے۔ ہم 3 اس ڈاکیومنٹ میں ہم 3 آئینی ترامیم پروپوز کر رہے ہیں۔